हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आई होप आपकी दिवाली जो है बहुत अच्छी मनी होगी और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इससे आगे आने वाली दिवाली आपकी इससे भी बेहतर तरीके से मरे। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको पता है हम यहाँ पे आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की बात करते हैं, साइंस के बारे में वीडियोज़ अपन बनाते हैं। तो पहले हम बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। और बायोलॉजी की जो सिलेबस है उसको अपने स्टार्ट भी कर दिया है, 3 वीडियोज़ की ऑलरेडी बन चुकी हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है। आज अपन थोड़ा केमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट को मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूँ या जो मुझसे पूछते हैं उनको केमिस्ट्री के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि केमिस्ट्री में जैसे कि सिलेबस जो है आपको पता है बिखरा हुआ सिलेबस है, तो उसको मैंने थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करी है। इसी प्रकार से मैंने बायोलॉजी का जो सिलेबस था उसको भी अरेंज किया था, मॉडिफाई किया था थोड़ा सा। इसी तरीके से मैंने केमिस्ट्री को मॉडिफाई किया। मैंने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन कर दिया है इसका, जिसमें आपका इनऑर्गेनिक आएगी और ऑर्गेनिक आएगी और इसके बाद फिजिकल आएगी, ठीक है। 3 अलग अलग पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप आसानी से मैनेज करके पढ़ पाएँ और आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के अंदर ये लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी के अंदर आपको ट्रांसलेट करके भी बता दूंगा, जिससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। चलिए सबसे पहले ही हम इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं सबसे पहले। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब आप सिलेबस उठाओगे केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे सबसे पहली यूनिट आपको कौन सी मिलेगी, और एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेगी, यानी कि परमाणु संरचना वाली यूनिट आपको मिलेगी। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ने हैं, यानी कि जो मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैसॉन कण हो गए, ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पर एटॉमिक मॉडल्स, यानी कि जितने भी परमाणु मॉडल आए, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। दूसरे नंबर पे आपके वोहर का परमाणु मॉडल आया। तो ये सारे परमाणु मॉडल आपको पढ़ने हैं और उनकी क्या क्या सीमा है, क्या क्या इनकी कमियाँ थी, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक मॉडल के अंदर यदि मैं इंपॉर्टेंट मॉडल की बात करूँ तो यहाँ से आपको बोहर मॉडल इंपॉर्टेंट है और वहीं से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। रदरफोर्ड वाला जो मॉडल था उसके अंदर जो एक इक्वेशन है आपकी आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, ये वाली इक्वेशन थी, जहाँ से लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर सीधा फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। इसके बाद जो बोहर वाला मॉडल है, यहाँ से जैसे कोश की त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। इसके अलावा जो कोश में घूम रहा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का वेग, वहाँ से डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, फार्मूले से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है वो करवा लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद आपका मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर आती है, यानी कि मॉडल सॉरी जो मॉडर्न होते हैं, आधुनिक जो अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वहाँ से पूछा जाता है, जिसमें आपकी द्वैत प्रकृति आती है, पार्टिकल की कण की द्वैत प्रकृति क्या होती है, डी ब्रोगली का समीकरण आता है और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स में जैसे कि एन एल एम के, ये जो क्वांटम नंबर है ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस जो बनता है यहाँ से, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2n² वाला, कि कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो वो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अफबाऊ प्रिंसिपल आता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो विन्यास किस तरीके से होगा, तो उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। उस नियम के अंदर अफबाऊ प्रिंसिपल आता है, यानी अफबाऊ का नियम आता है। उसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम आता है, ठीक है। हुंड का नियम आता है, n+l रूल आता है। तो ये सारे क्वांटम नंबर से रिलेटेड ही नियम है और जब आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन भरना सीख जाएंगे तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लिया जाएगा। ये यहाँ से बेसिक चीज़ें हो जाती हैं और यहाँ पर जाके आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पर आता है आपका मोल कंसेप्ट। यहाँ से ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये मोल कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मोल कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू है, जिसके अंदर एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि परमाणु भार है, और मोलर आणविक भार है, इक्विवेलेंट मास है, ठीक है, तुल्यांकी भार है, मोल कंसेप्ट है। ये मोल कंसेप्ट सारी चीज़ आती है, सिम्बल्स आते हैं, आयन्स आते हैं, रेडिकल्स आते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज आ जाती हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मूला आते हैं, यानी कि फार्मूले आपको सूत्र बनाने आने चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि आपको मूलानुपाती सूत्र बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मूलानुपाती सूत्र। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी कि आपको यहाँ पे जो रासायनिक सूत्र है वो आना चाहिए, या फिर हम कहें आणविक सूत्र है वो आपको बनाना आना चाहिए। केमिकल स्टीक्योकेमिस्ट्री है, यानी कि ये आपके रस समीकरण मिति है, समीकरण मिति, रस समीकरण मिति। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन दी गई है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, उसके कितने मोल हैं, यदि 1 मोल लेंगे तो उसका पर उत्पाद का कितना मोल बनेगा, ये सारी की सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आती है, नहीं रस समीकरण मिति के अंदर आती है। तो यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बिल्कुल स्टार्ट होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले पढ़ना है, दूसरे नंबर आपको मोल कंसेप्ट पढ़ना है। ये आपकी पहली यूनिट यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी यूनिट आती है आपकी केमिकल बॉन्डिंग और या फिर आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, और ये आपके ग्रेजुएशन के अंदर भी दी हुई है और आपके
11th-12th वाले पोर्शन के अंदर भी दी हुई है। केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंध के अंदर आयनिक बंध यानी कि सबसे पहले आपको बंधों का प्रकार पढ़ना होगा कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से बंध होते हैं। सबसे पहले आयनिक बंध, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध, ये सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो आयनिक बंध, कोवलेंट बॉन्ड है, उन सबकी जनरल प्रॉपर्टीज यानी कि सामान्य जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, ये आपको पता होना चाहिए, संकरण। इसके बाद जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स की ज्यामिति, मॉलिक्यूल्स की ज्यामिति, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है, फिक्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड यानी कि दिशात्मक गुण, किसी भी बंध के दिशात्मक गुण क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फाजन का रूल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस यानी कि अनुनाद का प्रभाव, ये भी आपको आने चाहिए। और यहाँ से यदि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँगी जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो एक तो आपसे संकरण का क्वेश्चन बनता है, वह ज्यामिति, ये 100% ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। संकरण पूछ लेगा किसी भी मॉलिक्यूल का और उसकी ज्यामिति पूछ लेगा, और कई बार यहाँ से मैच भी करवा लेगा कि निम्न में से कौन सा संकरण है और कौन सी ज्यामिति इसकी होगी। और ये क्वेश्चन 101% आपसे पूछा जाएगा, बनता ही बनता है, फिक्स है क्वेश्चन। उसके बाद ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ से एलिमेंट्री आइडिया अबाउट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी के बारे में, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि एमओटी, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फॉर सिंपल होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि द्विआण्विक मॉलिक्यूल्स के लिए आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद BSEPR थ्योरी भी यहाँ से पूछी जाती है, BSEPR थ्योरी, ठीक है, BSEPR थ्योरी। जैसे कि आपके रिपल्शन पूछा जाता है कि लॉन पेयर के मध्य, लॉन पेयर के मध्य सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य रिपल्शन होता है, उसके बाद सबसे मिनिमम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के मध्य। ये इसका सार है, ठीक है, BSPR थ्योरी का। उसके बाद CFT आती है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है। ये ग्रेजुएशन के अंदर लेवल की चीज़ें यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी डीपली पढ़ना होगा। तो ये दूसरी यूनिट मैंने आपको बता दी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तीसरी यूनिट की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो सामान्य अब यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों का वर्गीकरण और पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज यानी कि आवर्तता, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये यूनिट कौन सी है, आवर्त सारणी वाली यूनिट है। इसके अंदर आपको आवर्त सारणी पढ़नी है, जिसमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। सबसे पहले उसने किस प्रकार से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था, उसकी क्या सीमाएं थी, क्या उसकी लिमिटेशंस थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन सी है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट्स का यदि हम नाम देते हैं, जैसे 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद उसके बाद जैसे कि आपके उनके रासायनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होते हैं, वो सारी चीज़ें। पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस यानी कि यहाँ से आपकी आणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, इसके बारे में पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनीकरण या फिर आयनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और वैलेंसी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। EN से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्वेश्चन बनता है। और कई बार जैसे आपके जो ब्लॉक्स होते हैं उनसे आपको अरेंज भी करवा लेता है कि इनको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बढ़ती क्रम में जमाइए या फिर किसका आकार कितना बड़ा होगा। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी के अंदर। फोर्थ यूनिट की हम यहाँ पे बात करते हैं, और फोर्थ यूनिट जब हमारी सामने आ जाती है तो आवर्त सारणी के साथ साथ ही अपन किसको कर लेते हैं, ब्लॉक्स को अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले 0 ब्लॉक आता है, फिर S ब्लॉक आता है, फिर P और फिर D और लास्ट में F ब्लॉक आता है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। यदि यहाँ से हम इंपॉर्टेंट ब्लॉक की बात करें तो D ब्लॉक और F ब्लॉक, ठीक है। जैसे कि 0 ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर आपके जो लास्ट वाले पेरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले उसकी पोजीशन ही पूछ लेगा कि 0 ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं। उसके बाद आइसोलेशन कंपाउंड्स ऑफ 0 ग्रुप एलिमेंट यानी 0 ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं, जैसे कि आर्गन का कंपाउंड कौन सा होगा, क्रिप्टॉन का, जीनोन का, रेडोन के कंपाउंड कौन कौन से होंगे, ये चीज़ पूछ लेगा। उसके बाद S ब्लॉक और P ब्लॉक दोनों को कंबाइन पढ़ते हैं, क्योंकि S ब्लॉक थोड़ा छोटा है, P ब्लॉक थोड़ा बड़ा है, और ये दोनों तरफ के जो बैरियर हैं, पोर्शन होते हैं कोने वाले, वहाँ से ये चीज़ें बनती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले तो S ब्लॉक और P ब्लॉक का पूछेगा। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़, यदि हम इनमें से दोनों बड़े ब्लॉक की बात करें तो P ब्लॉक बहुत बड़ा है और इसके कंपाउंड भी कुछ ज़्यादा ही हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड हो गए, फॉस्फोरस के कंपाउंड हो गए, ठीक है, ये आपको ध्यान से पता होना चाहिए और यहीं से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है P ब्लॉक, बड़ा भी है तो इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद अपन बात करते हैं डी ब्लॉक की, कि जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो डी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है। और डी ब्लॉक में भी मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके कुछ गुणधर्म हैं, तो उन गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म कौन सा है, उनका रंग किस प्रकार से होता है, दूसरा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा कि उनको कॉम्प्लेक्स बनाने की, कॉम्प्लेक्स यानी कि संकुल बनाने की जो उनकी टेंडेंसी है,
उसकी बात करते हैं। उसके बाद उनकी जो चुंबकीय गुण होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनके बाद उनकी जो इंटरस्टिनल कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो अंतराकाशी उत्पाद बनते हैं, अंतराकाशी जो यौगिक बनते हैं, उनको किस प्रकार से बनाते हैं। और लास्ट में आता है आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टी, यानी कि उत्प्रेरकीय गुण। और लास्ट में उनको एलॉय यानी कि अयस्क बनाने की प्रॉपर्टी। और मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट यदि आपको बता दूँ एक बार फिर से कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, डी ब्लॉक के अंदर से क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि मैग्नेट बनाने की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद यदि हम बात करें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। और एक इनका जो एलॉय है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम बढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। एफ ब्लॉक के अंदर से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। और आएगा कहाँ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो लेंथेनाइड है, एक आपका एक्टिनाइड है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, और दोनों के अंदर कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ अपवाद वाले कंपाउंड हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर अपवाद है, और वहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि अपवाद ही पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनाइड संकुचन क्यों होता है, और क्या इसके कौन सी सीक्वेंसेज हैं, और सुपर हैवी एलिमेंट्स क्या होते हैं, अति भारी तत्व क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, और जहाँ से इनके अपवाद हैं वो आपको पता होने चाहिए। और एक तो इनसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से ही ये पूछ लिया जाएगा कि आपको कौन सा इनमें से लेंथेनाइड है और कौन सा इनमें से एक्टिनाइड है। सिर्फ ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है और पीछे पूछा भी गया है। तो ये आपकी चौथी यूनिट हो गई, जिसमें आपको कंप्लीट ब्लॉक्स आपको पढ़ने हैं। 5वीं यूनिट की तरफ अपन आते हैं। ठीक है, 5वीं यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मेटल्स एंड मेटलर्जी, यानी धातु और धातु कर्म। इसके अंदर आपको मिनरल्स और ओर पढ़ने, यानी कि धातुएं पढ़नी है, और ओर यानी कि अयस्कों के बारे में आपको पढ़ना है, धातु कौन सी है और ओर अयस्क कौन से हैं। इसके बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, यानी कि कुछ सामान्य कर्म, धातु कर्म के बारे में सामान्य कुछ नियम हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और कुछ यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं, जैसे कॉपर हो गया, फेरस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया। इनका धातु कर्म किस प्रकार से किया जाता है। धातु कर्म का मतलब क्या होता है कि ये प्रकृति के अंदर उपस्थित होते हैं। अब इनको उस धरती के अंदर से निकालने के बाद इनको पहले तो निकालने की प्रक्रिया ही क्या होती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर इनको किस तरीके से शुद्धिकरण इनका किया जाता है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और लास्ट में जाके फाइनल प्रोडक्ट हमें किस प्रकार से मिलता है, तो उसकी कुछ विधियाँ हैं, कुछ इसके नियम हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपको बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि धातु का अयस्क, धातु का अयस्क, यानी कि कौन सी धातु का कौन सा अयस्क है, निम्न में से कौन सा अयस्क कौन सी धातु का, ये क्वेश्चन यहाँ से बेसिक पूछा जाता है। लेकिन कई बार डीपली यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेटलर्जी से भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, तो कुछ अधातु भी होते हैं और उनके यौगिक भी बनते हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, हेलोजेंस हो गया, और इनके एलोटोप्स हो गए। एलोटोप्स जैसे कार्बन के एलोटोप्स, सल्फर के, फॉस्फोरस के, और उनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, एलोटोप्स का मतलब होता है अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, सल्फर, फॉस्फोरस के अपर रूप्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो अधातु आपको दिखाई दे रही हैं नॉन मेटल्स, इनके कंपाउंड्स कौन कौन से हैं और उन कंपाउंड का क्या क्या यूजेस होता है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट का आपका संगठन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि सीमेंट के अंदर कौन कौन से कंपाउंड कितने परसेंटेज मिले होते हैं, कौन सा ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है। इसी तरीके से जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका भी कंपाउंड से क्वेश्चन बनता है, और कई बार इसका सूत्र ही पूछ लिया जाता है, पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 6वें नंबर पर हम आते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, तो यहाँ से बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है, जिसमें रोल ऑफ बल्क एंड ट्रांसमेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस और कॉपर। इनके स्पेशल रेफरेंस को लेते हुए हमें ये बताना है कि यदि इनकी अति हो जाए, यानी इनकी थोड़ी ज़्यादा आ जाए ये, तो क्या बायोलॉजिकल सिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा, और थोड़ी कम आ जाए तो फिर इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपको कहाँ से पढ़ना है, ये आपको बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर जो यूनिट है वहाँ से आपको ये पढ़ना होगा, वहीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत आसानी से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, लास्ट की जो हमारी यूनिट बचती है नॉर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो बचती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजन यौगिक, और उपसहसंयोजन यौगिक के अंदर जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता होना चाहिए। उसके बाद लिगेंड्स कौन कौन से और उनके प्रकार हैं। लिगेंड्स में जैसे आपको पता होना चाहिए, एक दंतुक लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड यानी द्विदंतुक लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेड यानी कि बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। ठीक है, और उभयदंतुक यानी कि एम्फीडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो ये प्रकार आपको पता होना चाहिए, लिगेंड कहते किसे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वार्नर थ्योरी आती है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, और हर साल बनता है, और अब की बार भी बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कि आईयूपीएसी से बनता है। और उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमराइजेशन यानी कि ज्यामिति से, सॉरी आइसोमराइजेशन यानी कि समावयवता से क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। इसके बाद शेप यानी कि ज्यामिति से एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। कलर
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी कि संकुल के अंदर उनकी क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से 100% बनेगा, फिक्स है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्थायित्व क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ईजी यूनिट है। यहाँ से बहुत साधारण यानी कि सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। थ्योरी वाली यूनिट है, कोई भी यहाँ से कैलकुलेशन वगैरह नहीं होती। तो इस तरीके से हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ अपन आते हैं, ठीक है। किसकी तरफ आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ अपन आते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें, सबसे पहली यूनिट है हमारे सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि डिफरेंट मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण करना। कोई भी हमारे पास कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक का क्वालिटी के बेस पे एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, और क्वांटिटी यानी उसकी कितनी मात्रात्मक रूप से एनालिसिस करना। इस चीज़ के डिफरेंट मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। उसके शुद्धिकरण के भी कुछ मेथड हैं जो कि आपको पढ़ने। एक लाइन का ये है यूनिट, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देके जाएगा। अब तक पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन 100% आपको यहाँ से मिलेगा। इसके बाद आपकी जीओसी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, और इसमें आता है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं। होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, बॉन्ड फ्यूजन यानी कि बंध वियोजन आ जाएगा, जिसमें समांश बंध विखंडन आता है और विषमांश बंध विखंडन आता है। फ्री रेडिकल्स यानी कि मुक्त मूलक आते हैं। कार्बोकेटायन यानी कि कार्ब धनायन आते हैं, और कार्ब एनायन। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। अब क्रियाओं के प्रकार ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी से जीओसी का यदि हम बात करें, यहाँ पे जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म आएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म जब आप पढ़ने जाओगे, उससे पहले आपको कुछ इफेक्ट पढ़ने होंगे, जैसे आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि अति संयुग्मन वाला प्रभाव है, अति संयुग्मन प्रभाव है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद रेजोनेंस आता है, यानी कि अनुनाद वाला प्रभाव आता है। तो ये प्रभाव जब आप सीख जाओगे, ये प्रभाव हैं, इन प्रभावों को जब आप सीख जाओगे तो आपको कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस आएंगे कि निम्न में से कौन सा स्थायी ज़्यादा है, कौन सा कम स्थायी। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये इफेक्ट जब आपको आएंगे तभी आप वो वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद रिएक्शंस के टाइप हैं, जैसे कि एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया, जैसे योगात्मक और प्रतिस्थापन वाली अभिक्रिया आ गई। और योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया आ गई, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गई, यानी नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ गई। उसके बाद नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आ गई, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ गई, जिसमें SN1 और SN2 अभिक्रिया आ जाती है। इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाती है, यानी कि विलोपन अभिक्रिया आ जाती है। और फंक्शनल ग्रुप का जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किस प्रकार से होता है कार्बनिक यौगिक पर, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपको ग्रेजुएशन लेवल पर टच करनी होंगी चीज़ें, ग्रेजुएशन लेवल पर टच करनी होंगी, ठीक है। अब अपन हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन बीच में फंस गया हमारा, ये भी आपको 11-12 लेवल पे पढ़ना है। कैसे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? जैसे एल्किन हो गया, एल्किन हो गया और एल्काइन हो गया। इनके आपको रासायनिक गुण पता होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। इसके बाद इनके बनाने की विधियाँ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें, ये तो एलोफिटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, यानी कि जो सर्किल वाले होते हैं, साइकिल वाले होते हैं, उसमें आपको एक ही पढ़ना है, बेंजीन पढ़ना है। बेंजीन के भी रासायनिक गुण होने चाहिए और बेंजीन के भी बनाने की विधियाँ आपको पता होनी चाहिए। और इसमें यदि मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ कि इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन बनता है और बनेगा ही बनेगा, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। सीधा क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से मिल जाएगा देखने के लिए। और वो क्वेश्चन क्या मिलेगा कि निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ये आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, और यही बहुत लेंदी है, यहीं से आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, जिसमें आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में आपको पढ़ना है। पॉलीमर यानी कि बहुलक, बहुलक के अंदर नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी कि कृत्रिम बहुलक, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बहुत ईजी यूनिट है, पूरी थ्योरी वाली यूनिट है ये। कैसी है? थ्योरी की यूनिट है, समझने की कोई भी चीज़ नहीं है। केमिकल एंड मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर रसायनों का क्या प्रयोग होता है, फूड के अंदर रसायनों का क्या उपयोग है, क्लीजिंग एजेंट यानी कि जैसे डिटर्जेंट है आपका, अपमार्जक है, साबुन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी सिंपल सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है।
अब अपन थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री आपकी, और इससे बच्चे डरते भी हैं। जबकि इसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए बच्चे थोड़े से डरते हैं, लेकिन सिंपल है, कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है। देखिए पहली यूनिट इसके अंदर आती है इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य, ठीक है। और साम्य भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे साम्य, और साम्य इसके अंदर दो प्रकार का है, एक है रासायनिक साम्य, कौन सा, रासायनिक साम्य, और एक है आयनिक साम्य। कौन सा है, आयनिक साम्य, आयनिक साम्य। इस तरीके से आप पूरी यूनिट को बांट के पढ़िएगा तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य के अंदर क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन टू होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, यानी कि जो सामान्य जो रासायनिक साम्य होता है उसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या रोल है, क्या उसकी एप्लीकेशन है। लास्ट आती का प्रिंसिपल आपसे आपको पढ़ना होगा, और इससे एप्लीकेशन क्या होते हैं जो फिजिकल और केमिकल सिस्टम के अंदर, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जाके आपकी जो रासायनिक साम्य वो खत्म हो जाएगा। इसमें केपी केसी के बीच संबंध क्या होता है, एक जो इक्वेशन है आपकी केपी व केसी के बीच में, एक सीधी इक्वेशन है, वहाँ से इक्वेशन ही डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। ये यहाँ से चीज़ें पूछ जाएंगी। लाशाती का प्रिंसिपल क्या होता है। इसके बाद आयनिक, अब आ जाता है कि आयनिक साम्य। आयनिक साम्य यानी बिलियन के अंदर आयनिक साम्य क्या होता है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ क्या है, ये थोड़ा ईजी पड़ता है एज कम्पेयर टू रासायनिक साम्य के। आयनिक साम्य थोड़ा सरल पड़ता है। पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ एसिड बेस, एसिड बेस का वियोजन किस प्रकार से होता है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे विलेयता गुणांक क्या होता है, या फिर विलेयता उत्पाद क्या होता है, उसके यूजेस क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स आएगा ही आएगा। तो ये साम्यावस्था वाली यूनिट हो गई। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की होती हैं, और आप यदि एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप न्यूमेरिकल भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन इतनी ईजी आती है कि आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ से पूछे कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आया, अब तक यहाँ से आया है, PYQs में यहाँ से आया, तो आगे भी यहीं से आएगा, ठीक है। कि कॉन्सेप्ट आपको पता है, कोई ये नहीं पूछेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, ना ही कोई आपसे वहाँ पे बैलेंस करवाएगा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन को कि आप बैलेंस करें, क्योंकि ये छोटी चीज़ों हैं और ये थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, PYQs के अंदर ये नहीं बनते, सॉरी ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन नहीं बनते। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जाता है। उसके बाद तीसरी यूनिट आती है स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे गैसियस स्टेट आ गई, लिक्विड स्टेट आ गई, या फिर द्रव अवस्था आ गई, या सॉलिड स्टेट आ गई। सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं क्योंकि ईजी भी पड़ती है तीनों में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सबसे पहले आपको जैसे क्रिस्टलीय, एक्रिस्टलीय, ठोस कौन कौन होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद उनकी जो संरचना होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन 100% बनेगा, और कई बार यहाँ से 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। गैसेस स्टेट के अंदर आपको गैसों के नियम आने चाहिए, और आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, डेविएशन फॉर आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से जो गैसें हैं वो विचलन दिखाती हैं, तो किस प्रकार से विचलन दिखाती हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस यानी कि गैसों का द्रवीकरण किस प्रकार से होता है। ये थ्योरी वाले टॉपिक हैं, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। ऐसे द्रव अवस्था की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड यानी कि द्रव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। वेपर प्रेशर यानी कि बाष्प दाब, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, और विस्कोसिटी यानी कि श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कॉफिशिएंट, श्यानता गुणांक, और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये आपको लिक्विड स्टेट के अंदर पढ़नी होंगी चीज़ें, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी की तरफ आते हैं। ये चौथी यूनिट है आपकी रासायनिक बलगतिकी के अंदर। यहाँ मैं आपको हिंदी के अंदर बता देता हूँ कि आपको इसके अंदर बेसिकली पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आपको अणुसंख्यता के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या, मोलिकुलरिटी, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पे ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर क्या पढ़ना होगा, रिएक्शन का ऑर्डर, जिसमें आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर यानी कि कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रियाओं की कोटि, अभिक्रियाओं की कोटि, जिसमें आपकी छद्म कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि यानी जीरो कोटि की अभिक्रिया, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रियाओं की कोटि हो गई। जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और उनके एक्सप्रेशन क्या है, डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, स्यूडो ऑर्डर यानी कि छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या है। इसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आर्हेनियस, आर्हेनियस समीकरण हो गया। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोलिजन थ्योरी यानी कि टक्कर सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत। और एक और इंपॉर्टेंट की बात करें यहाँ से तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी यानी कि सक्रियता या फिर सक्रिय ऊर्जा। ये 4 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, और इसके अंदर आपकी कंप्लीट ये जो यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगी, और यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे अगर ये आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो, ठीक है।
5वीं यूनिट आती है आपकी सॉल्यूशन यानी कि बिलियन की। बिलियन के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब पूछा जाएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब के अंदर किस प्रकार से कमी आती है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो आपका हिमांक है, हिमांक के अंदर अवनमन किस प्रकार से होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो क्वथनांक में उच्चनयन या फिर उच्चयन किस प्रकार से होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इन सॉल्यूशन, बिलियन के अंदर मॉलिक्यूलर वेट को किस प्रकार से डिटर्मिनेट करेंगे। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन सॉल्यूट, विलायक का किस प्रकार से एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होता है, यानी कि वियोजन किस प्रकार से होता है, विघटन किस प्रकार से होता है। 6वें नंबर पर आती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पढ़ना है, डीनियल सेल जिसके अंदर आता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, कंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है यहाँ से नेसर्ट समीकरण वाला। सेल कांस्टेंट यानी कि सेल विभव, सेल नियतांक, स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि अब यहाँ से चालकता वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चालकता, जिसमें चालकता आपकी तुल्यांकी चालकता आ जाएगी, इक्विवेलेंट चालकता, तुल्यांकी चालकता, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट चालकता। कोलेराउस का नियम आ जाएगा, इसके उपयोग क्या है वो आपको पढ़ने। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलायकता या फिर विलेयता और विलेयता गुणांक। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अनंत तनुता पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको पढ़ना है। हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट यानी हाइड्रोलाइसिस नियतांक क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपको पढ़ना है। 7वें नंबर पर आ जाती है आपकी सरफेस केमिस्ट्री है, जिसके अंदर, जिसे पृष्ठीय रसायन कहते हैं, इसके अंदर अडॉप्शन आ जाएगा यानी अधिशोषण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अधिशोषण आ जाएगा। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, कैटालाइसिस यानी कि उत्प्रेरण, क्या आ जाएगा, उत्प्रेरण आ जाएगा। कॉलर्ट्स आ जाएंगे, सस्पेंशन आ जाएंगे यानी कि निलंबन, निलंबन आ जाएगा। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन से यहाँ से आपका 100% बनेगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री के अंदर बनते हैं। लास्ट की आपकी यूनिट आ जाती है 8वें नंबर पर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स। देखिए, इसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के अंदर एक यूवी टेक्निक है, एक आईआर टेक्निक है। यूवी के अंदर क्या बनेगा, बियर लैम्बर्ट लॉ सीधा पूछेगा, फॉर्मूला है एक इसका। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, क्रोमोफोर क्या होते हैं, वेरियस शिफ्ट जिसमें आपके बाथोक्रोमिक शिफ्ट आ जाते हैं। ठीक है, हाइपरक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आ जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और लैम्डा मैक्स, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है। वैल्यूज ऑफ डाइंस यानी कि लैम्डा मैक्स की डाइंस के अंदर, पॉलियंस के अंदर और इनोन कंपाउंड के अंदर डाइंस लैम्डा मैक्स की क्या वैल्यू होती है, उसकी कैलकुलेशन आपको करना होगा। उसके बाद आईआर के अंदर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ आईआर बैंड, फिंगरप्रिंट रीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इसमें से बनता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पिछले साल भी एक क्वेश्चन यहाँ से बना था। तो ये आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स वाली चीज़ें हो गई। और इस तरीके से आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि पूरे सिलेबस के अंदर आपको किस तरीके से चीज़ें पढ़नी, इस हिसाब से आप चीज़ों को पढ़िएगा। यूनिट आपने स्टार्ट कर दी होगी, पहले आप अपने सुविधा के हिसाब से इनऑर्गेनिक उठा लें, ऑर्गेनिक ले लें, फिजिकल ले लें, जो भी आपको लेनी है। यदि आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और इसी तरीके से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी के सारे वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी क्लासेस रहेंगी रेगुलर। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।